General dear students, good morning. So today we are going to study new topic, that is screening effect, and it is also known as shielding effect. Screening effect or shielding effect. First thing, what is screening effect or shielding? Suppose this is a nucleus. This is its first orbital and this is its second orbital. Suppose here one electron is present. Here 1, 2, 3 and 4 electrons are present. So this electron, सेकंड ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपल्सन फोर्स शो करेगा। और ये जो न्यूक्लियस होगा इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेगा, अपने पास खींचेगा। दैट मीन्स न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। कॉन्जिक्यूटिव मतलब ये आउटर मोस्ट ये वाला इलेक्ट्रॉन सबसे रिपेल कर रहा होगा। अब इस रिपल्सन के कारण ये जो सेकंड ऑर्बिट है ये एक शील्ड तैयार कर लेती है, शील्ड या स्क्रीन आप बोलें, एक स्क्रीन बना लेती है ताकि ये वाला इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ ना आ पाए। जब ऐसा करता है ये तो इसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। इसको देखिए और सिंपल में हम समझे तो कह सकते हैं कि इनर के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक्ट करते हैं एज अ शील्ड फॉर आउटर इलेक्ट्रॉन्स। अंदर के ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एज अ शील्ड एक्ट कर रहे हैं। देखिए शील्ड बना लिया इस आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इसी इफेक्ट को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। और अब देखते हैं शील्डिंग इफेक्ट जो आपके SPDF हैं इसमें कैसे होता है। एस वाले का शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेरिजन टू द P के बाद D का होता है, D के बाद F का। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, SP D एंड F। ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू देयर शेप। इनका जो शेप होता है इसकी वजह से SPDF का ये सीक्वेंस फॉलो होता है। इस वाले में सबसे ज़्यादा P देन D देन F। चलिए अब हम 58 से 71 जो हमारे लेंथेनाइट्स के ग्रुप हैं इसमें चेक कर लेते हैं क्या होता है। यहाँ पे जब हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट देखेंगे तो 4f0, 4f1, 4f2 इस तरीके से चलेगा एंड एट द लास्ट 4f14, क्योंकि f ऑर्बिटल्स की बात हो रही है तो f ऑर्बिटल में टोटल कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। तो f14 से लेके f0 के बीच लाई करेगा। अब सबसे मेन चीज़ जो है वो f में, f का जो ऑर्बिटल होता है इसमें याद रखिएगा इनके पास पुअर शील्डिंग इफ़ेक्ट होता है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। F में पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, याद कर लीजिए। पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है F ऑर्बिटल्स में। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ होगा इसके वजह से जो हमारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है विल बी मोर, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है ये ज़्यादा विल बी मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स न्यूक्लियस, क्योंकि पुअर शील्डिंग इफेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो आसानी से अंदर आ जाएगा या अट्रैक्ट कर लेगा न्यूक्लियस। सो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विल बी मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स न्यूक्लियस, जिसके वजह से हमारा जो एटॉमिक रेडियस है, क्योंकि हम एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड देख रहे हैं, वो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा शील्डिंग इफेक्ट की वजह से एफ ब्लॉक में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है, ठीक है, डिक्रीज़ होगा। चलिए, जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रह गया था हम लोग नहीं पढ़े थे वो था आयनिक रेडियस। चौथा, 3 हम लोगों ने देख लिया था, आयनिक रेडियस रह गया था। अब आयनिक रेडियस की जब हम बात करते हैं, सपोज़ ये एक मेटल है तो इसमें से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लें तो वो क्या हो जाएगा, M+ बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल लिया, दैट मीन्स अब ये क्या है, कैटायन है। ये क्या बन गया, हमारा कैटायन बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको हम लोग फिर से लेते हैं और फिर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, M+, ये हो गया। इसमें से हमने जब एक और हमारा एक और निकल गया, अब ये क्या हो जाएगा, M-, हमने क्या बनाया, एनायन बना दिया। यहाँ पे देखिए कैटायन की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम एनायन बनाए हैं। तो जब एनायन बना M- और ये कैटायन बना तो इन दोनों में आपको हमें देखना क्या है कि आयनिक रेडियस में कैसे ट्रेंड फॉलो कर रहा है। अगर कैटायन बनता है और एनायन बनता है तो क्या ट्रेंड होता है, क्या कैटायन बड़ा होता है कि एनायन बड़ा होता है। तो सबसे पहले मैं इनका ट्रेंड बता देता हूँ। एनायन जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा किससे, एटम से, कोई भी एटम, और कोई भी एटम जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा किससे, कैटायन से। ये ट्रेंड है। अब इसको समझते हैं कैसे ये आया। ये इस तरीके से आया, समझिएगा। सपोज़ ये आपका न्यूक्लियस है
और न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन सराउंडेड है 1 2 3 एंड 4। अब ये न्यूक्लियस इन 4 इलेक्ट्रॉन को अपने सेंटर पे जब खींचेगा तो मतलब चारों पे फोर्स लगा रहा होगा। सिंपली हम कहें तो 0.25 का फोर्स लग रहा है सब पे इंडिविजुअल पे। अगर हमने 100% माना तो हम कह सकते हैं कि 25% फोर्स सब पे लग रहा है। ठीक है, चलिए एक और केस लेते हैं। सपोज़ यहाँ पे ना ये न्यूक्लियस है इसका, फिर से वही केस में बना रहा हूँ। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक, अब न्यूक्लियस पांचों को होल्ड कर रहा है, होल्ड तो कर रहा है, बट अगर इसको मैं 100% बोलूँ तो एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा होगा 20%। दिख रहा है आपको क्या हो रहा है? यहाँ से यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस पे, ये क्या हो रहा है? ये डिक्रीज़ हो रहा है। एक्चुअल में तो डिक्रीज़ हो रहा है, बट ये न्यूक्लियस ने हर एक इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए अब ज़्यादा एनर्जी लगाई ताकि सब अपने ऑर्बिटल्स में फिक्स रह सकें। तो इसके वजह से अगर ये हम बोलें कैटायन था, तो कैटायन में एटॉमिक रेडियस, इसको अब हम रब कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझने के लिए था। तो कैटायन में जो एटॉमिक रेडियस है ये क्या हो गया? डिक्रीज़ होगा। ये ट्रेंड हम देख रहे हैं, कैटायन का एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होगा। और अगर हम ये एनायन बोल दें इसको और एनायन की बात करें तो एनायन में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द इफ़ेक्ट ऑफ न्यूक्लियस लेस हो रहा है। इफेक्ट ऑफ जो न्यूक्लियस है, देखिए न्यूक्लियस अब कम इफेक्ट लगा पाएगा हर एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन पे। इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस लेस हो रहा है ऑन ईच एटम। हर एक एटम पे जो न्यूक्लियस का इफेक्ट है वो कम हो रहा है। तो जब हर एक एटम पे न्यूक्लियस का इफेक्ट कम होगा तो जाहिर सी बात एटम क्या होगा? एक्सपैंड होगा, तो एटम का रेडियस बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियस ने सब पे इक्वल फोर्स लगा और सबको होल्ड करके रखा है, तो ज़्यादा फोर्स लग रहा है, दैट वाई एटम का रेडियस डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये आयनिक रेडियस का ट्रेंड था। चलिए अब हम कुछ, सपोज़ हाइड्रोजन है, H+ एटम है एंड एक H- एटम है, कैटायन है, एनायन है एंड एक एटम है। अब इसमें जो ट्रेंड हमने आपको इसके पहले बताया था, क्या बताया था? कि एनायन सबसे पहले होगा, देन एटम होगा, देन कैटायन होगा। इसी चीज़ को अप्लाई करके हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। दैट मीन्स यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहले एनायन H+ हो गया, सॉरी H+ हो गया, H+ के बाद H हो गया एंड H के बाद H-। ठीक है, ट्रेंड आप देख लीजिए। तो आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा कि अरेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले हमने क्या ले लिया? कैटायन लिया, देन एटम लिया, देन एनायन ले लिया। तो ये आपका हो गया ईजिली सॉल्व। और चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ O2- है एंड O-1 है चार्ज के साथ। इसको अगर हम अरेंज करेंगे तब क्या होगा? हम कह सकते हैं कि O2- जो है वो बड़ा होगा O-1 इलेक्ट्रॉन से। क्लियर है? चलिए एक और देख लेते हैं, फ्लोरीन का केस। अगर फ्लोरीन है प्लस के साथ, फ्लोरीन माइनस के साथ, और एक फ्लोरीन का एटम है, तो जाहिर सी बात है फ्लोरीन प्लस जो होगा वो फ्लोरीन से बड़ा एंड फ्लोरीन से बड़ा क्या होगा? F-। ठीक है, ये जो ट्रेंड हमने दिखाया था उससे एनायन, एटम एंड कैटायन से पता लग गया। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे वो करेंगे कि क्या ट्रेंड होता है, व्हाट ट्रेंड दीज आयनिक रेडियस विल शो व्हेन। ट्रेंड्स की अब हम बात करने जा रहे हैं, ट्रेंड्स अलोंग अ पीरियड। सबसे पहले हम पीरियड में क्या ट्रेंड शो करता है एटॉमिक रेडियस, उसकी बात करते हैं। चलिए हमने लिख दिया अलोंग अ पीरियड। तो अलोंग अ पीरियड हमने पहले भी देखा था कि एटॉमिक रेडियस क्या होगा? डिक्रीज होगा। दूसरा डाउन द ग्रुप होता है, अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप में हमने पहले देखा था एटॉमिक रेडियस क्या होता है? इंक्रीज होगा। तो ये दोनों चीज़ आप समझ रहे हैं, इसको याद रखिएगा। सेम ट्रेंड यहाँ पे भी है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़। सबसे पहले समझते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ होती क्या। अगर हम इसको बहुत सिंपल टर्म में बोलें तो इसको बोला जाता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी स्पीसीज़ के पास प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़। ठीक है, इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो होती है दोज स्पीसीज़ विच हैज़ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक
स्पीसीज़, ये आप लोग के लिए लिख दिया, आप लोग प्लीज़ यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज O2 माइनस है, N3 माइनस है, F माइनस 1 है, Na प्लस है एंड Mg2 प्लस है। तो अगर हम इसको देखें तो ये और ये दोनों अलग अलग, ये किस पीरियड के हैं, ये आपके सब सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, सेकंड पीरियड, एंड ये किसके हैं, ये आपके थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। O2 माइनस है ना। चलिए इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन और हैं इनके पास, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दीजिए, आपके कितने आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन में देखें, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। कितना है, 3 माइनस, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स और इसको दे दिया तो कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन के पास ऐसे 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और हमने दे दिया तो कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ है कि नहीं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। चलिए अब सोडियम में देखते हैं। सोडियम के पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, प्लस है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब कितना हो गया इसके पास, 10 इलेक्ट्रॉन। देन मैग्नीशियम में कितने हैं, मैग्नीशियम में ऐसे होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन, बट 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो 2 माइनस कर देंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो बेटा आप क्या हो गया, 10 माइनस 2, 10 इलेक्ट्रॉन। आप देख सकते हैं टोटल सबके पास 10 10 10 10 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये सारी स्पीसीज़ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ को फॉलो कर रही हैं। अब तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, हम कैसे बताएं कौन सा एटम का साइज़ बड़ा हो गया छोटा। तो यहाँ पे एक जो आपको चीज़ याद रखनी है वो है साइज़ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/z। एंड व्हाट इज़ z? z इज़ एटॉमिक नंबर। z क्या है बेटा यहाँ पे, z यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, मतलब जिस एटम का नंबर ज़्यादा होगा, देखिए साइज़ क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी एटॉमिक नंबर के। तब इससे तो हम बहुत ईजिली अरेंज कर सकते हैं, मतलब जितना बड़ा एटम उसकी साइज़ उतनी छोटी। तो अब हम लिखेंगे Mg2 प्लस इज़ स्मॉलर देन Na प्लस इज़ स्मॉलर देन फ्लोरीन इज़ स्मॉलर देन ऑक्सीजन -2 जिसके ऊपर चार्ज है, एंड एट द लास्ट N-3। दिख रहा है। इस तरीके से हमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ को अरेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर साइज़। बहुत सिंपल था, बस इस चीज़ को याद रखिएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ को आ गया कि बताइए कौन किसकी साइज़ बड़ी किसकी छोटी, सबका आप निकाल लीजिए, निकालने के बाद जिसका एटम का साइज़ बड़ा उससे आप पता लगा सकते हैं। बहुत ईजी चीज़। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको प्लीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले समझते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। इसका जो हम छोटा सा डेफिनेशन दे सकते हैं वो है अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the वैलेंस, लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम टू इनफाइनाइट। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना जो कि न्यूट्रल गैसियस एटम दे सकते हैं, कहाँ तक, एटम से इनफाइनाइट तक। ये इसकी डेफिनेशन है। समझते हैं आयनाइजेशन एनर्जी एक्चुअल में बता क्या रही है। देखिए सपोज ये आपका न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, ठीक है। सपोज़ ये M है, यहाँ से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो ये क्या बना देगा, M+, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो M+ बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही चीज़ है। अब जो आपका यहाँ पे ये रिमूवल हो रहा है तो कुछ एनर्जी लग रही होगी, उस एनर्जी को हमने कह दिया डेल्टा एच। डेल्टा एच अब दो तरीके से लग सकती है, एक नेगेटिव माइनस, मतलब एनर्जी की जब किसी एटम से निकल रही हो, जब निकल रही हो मतलब उसको कहेंगे रिलीज़, जब रिलीज़ होगी तो नेगेटिव। एक पॉजिटिव हो सकती है, मतलब जब एनर्जी रिलीज़ ना होके वो क्या हो रही है, एब्जॉर्व, मतलब कोई एटम एनर्जी को एब्जॉर्व कर ले, तो डेल्टा एच नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों हो सकता है। अब डेल्टा एच है क्या, डेल्टा एच आपका यहाँ पे रिएक्शन जब हुआ तो उसमें से जो हीट निकल रही है रिएक्शन की हीट है, या इसको और सिंपल हम बोले तो आयनाइजेशन एनर्जी के टर्म्स में कह सकते हैं। ये क्या है आपकी आयनाइजेशन एनर्जी है। इसकी अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आयनाइजेशन की एनर्जी की यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी का छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब हमें जो इसमें मेन टॉपिक पढ़ना है
वो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी कैसे निकाली जाती है। सपोज़ आपके पास बहुत ढेर सारे दे दिए एलिमेंट्स और कहा कि किसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी है जब हमने उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, तो आप कैसे बताओगे? तो उस टर्म को हम कहते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी अपन देखेंगे, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ जो आपको याद रखना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी नेवर चेंजेस, ये चेंज नहीं होती है बेटा, सबकी सेम रहेगी। मतलब एक बार जो फॉलो करने लगेगा एनर्जी निकालते समय, जो एनर्जी रिलीज़ होगी वही सब में रहेगी। ये नहीं है कि हर एक एटम का बहुत डिफरेंट तरीके से चेंज हो रहा है। ये सबका देखिए अभी हम सॉल्व करेंगे, आप समझ जाएंगे इसका मतलब। चलिए इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। सपोज़ ये मैंने एक एटम लिया M, इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो M का एक इलेक्ट्रॉन जब रिमूव किया तो ये क्या बना लेगा? M+ जो बनाया हम कह सकते हैं ये इसका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी था, IE1 आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। अब इस M+ में से फिर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा? M2+, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड। अब इस M2+ में से फिर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, अब क्या हो जाएगा? एक और हो गया, तो M3+, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ थर्ड। अब इन तीनों में क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है सबसे पहले ये समझते हैं। यहाँ पे आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी 3 जो होगी वो हमेशा बड़ी होगी आयनाइजेशन एनर्जी 2 से, एंड आयनाइजेशन एनर्जी 1 सबसे कम होगी, याद रखिएगा। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी 3 ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी 2 विल बी ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 1। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब ये हुआ क्यों, ऐसा ट्रेंड आया क्यों? चलिए इसको मैं देख लेता हूँ। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आफ्टर लूजिंग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से लूज़ हुआ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस सेल में थे इन द वैलेंस सेल रिड्यूस, वैलेंस सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कम हो गए, तो उसके वजह से जो पुल लगा, द पुल ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, जो पुल लगेगा सभी इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। इंक्रीज़ होने की वजह से हैंस इट बिकम्स, इसके वजह से बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हैंस इट बिकम मोर डिफ़िकल्ट टू एक्सट्रैक्ट, अब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि इसके अंदर से हम दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकाल सकें, टू एक्सट्रैक्ट अनदर इलेक्ट्रॉन। बस इस चीज़ को याद रखिएगा, आप समझ जाएंगे। समझ रहे हैं क्या कह रहा है? कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें से निकला फर्स्ट वाले में से, तो क्या हो गया? अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब न्यूक्लियस जो होगा उन सब इलेक्ट्रॉन को और टाइट पैक करके कस के पकड़ेगा। जब और कस के पकड़ेगा मतलब अब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालना उस न्यूक्लियस के फोर्स की वजह से और ज़्यादा टाइट हो गया। सपोज़ मैंने सेकंड में भी निकाल लिया, अब थर्ड क्या होगा? थर्ड को और टाइट न्यूक्लियस होल्ड कर ले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। जब ऐसा होगा तो दैट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड सबसे ज़्यादा होगी सेकेंड की अपेक्षा और फर्स्ट के। क्लियर है? ये रीज़न होता है, तो ये यहाँ पर लिख दिया मैंने इसका रीज़न भी। चलिए अब आगे समझते हैं इसके, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक, वेल गुड है, सबको समझ में आ रहा है। अब कुछ फैक्टर्स की बात करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स ऑन विच आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स। काफ़ी सारे फैक्टर हैं जिन पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है। उसमें सबसे पहला हम लेते हैं एटॉमिक साइज़ का। एटम की जो साइज़ होती है उसी, सपोज़ ये एक एटम है और ये एक एटम है, अब देख सकते हैं बड़ा छोटा, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज़ के। इस चीज़ को याद रखिएगा, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा था, आयनाइजेशन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज़। क्लियर है? एटम का साइज़ से। चलिए अब दूसरा देखते हैं, न्यूक्लियर चार्ज अगर होगा तो वहाँ पे क्या वेरिएशन होता है, फैक्टर क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी का। अगर न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, न्यूक्लियर चार्ज को Z से डिनोट करते हैं और इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। देखते हैं, देखिए ये आपका एक न्यूक्लियस है जिसके ऊपर 3 चार्ज है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरा मैं यहाँ पे एक और बना रहा हूँ न्यूक्लियस जिसके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। अब आप देख के बताइए न्यूक्लियर चार्ज, ये न्यूक्लियस में जितने चार्ज हैं सब इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा केस और यहाँ पे क्या केस होगा, आपको खुद समझ में आ रहा है। इस वाले में न्यूक्लियर चार्ज कम है, इस वाले में इस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए ये सब चार्जेस एक साथ इसके ऊपर लगा रहे हैं, मतलब यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो इससे मुझे पता चल गया कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है न्यूक्लियर चार्ज, या हम कह सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आयनाइजेशन एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
एटम का जो नंबर उसके। चलिए कोई नहीं, 2 चीज़ मैंने देख ली। अब थर्ड जो आएगा वो हमारा आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम कैसे फैक्टर जो है आयनाइजेशन एनर्जी का वो पता कर सकते हैं। चलिए कोई नहीं, अब देखते हैं। अगर स्टेबल एटम हुआ कोई, तो वहाँ पे देखिए 2 केसेस होंगे अगर स्टेबल होगा तो। एक होगा आपका हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स में कितने केसेस हो सकते हैं? 3। चलिए हम लिख लेते हैं। या तो आपका जो पी ऑर्बिटल होगा वो हाफ फिल्ड होगा तो 3, 6 में से आधा 3। डी में जो होता है 10 आते हैं, 10 का आधा 5। एफ में 14 होते हैं, 14 का आधा 7 लिखा है। हाफ फील्ड में ये 3 सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग। अगर हम फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो वहाँ पे क्या केस आएगा? वहाँ पे P6 होना चाहिए, D10 होना चाहिए फुल्ली फील्ड, एंड F14 होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ केस आएगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ये सब जो एटम्स होंगी सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग। अगर स्टेबिलिटी है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को उस आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकालना क्या होगा? बहुत टफ होगा, बहुत टफ होगा। इलेक्ट्रॉन को उस आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकालना बहुत टफ होगा। और ऐसा अगर केस आता है स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? बहुत ही हाई होगी, एक्सेप्शनली हाई होगी। समझ रहे हैं? क्योंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा है, हाई नहीं होगी, एक्सेप्शनली हाई हो जाएगी, क्योंकि ये सब ऑर्बिटल्स फुल फील्ड या हाफ फील्ड होंगे। सो आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आप सबको इतना क्लियर होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।